नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को लिया हिरासत में। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण देश भर में उड़ान संचालन हुआ सुचारू। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से कर रहा है काम। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का हुआ शुभारंभ। एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू। सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत। 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ी। और बात मौसम की। गुजरात और मुंबई में बारिश तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। नागपुर में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में भी बदरा बरसने का अनुमान। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को हिरासत में लिया है। सुरेंद्र पवार को ईडी ने देर रात हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम विधायक को अंबाला ले जा रही है। पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े मामले में सुरेंद्र पवार यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसके बाद ईडी पवार के घर से कई दस्तावेज लेकर गई थी। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण देश भर में उड़ान संचालन पर गंभीर असर पड़ने के एक दिन बाद आज नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए हुए नोटिस को नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया। नोटिस के अनुसार रात 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर एयरलाइन सिस्टम सामान्य रूप से काम करना शुरू कर दिया है। उड़ान संचालन अब सुचारू रूप से चल रही है। कल के व्यवधान के कारण बैकलॉग है और इसे धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज दोपहर तक सभी मुद्दे सुलझ जाएंगे। हवाई अड्डों पर संचालन की लगातार निगरानी की जा रही है और एयरलाइंस के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा समायोजन और रिफंड का ध्यान रखा जाए। मंत्रालय ने धैर्य रखने के लिए लोगों का धन्यवाद किया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर हैं। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भाग भी लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेला नदी के तट पर अकबर नगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में हरी शंकरी का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेकर 43 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है।
ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में आज अहम सुनवाई होगी। जिला जज संजीव पांडे 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमों समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान के जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से भी इस याचिका में कहा गया है कि पुजारी की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय किया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को छत पर रोकने की भी मांग की गई है। परिसर के हिस्से में आने वाले और तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। और गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज पर भीषण आग लग गई। अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाने के लिए गोवा से 2 आईसीजी जहाज़ों को रवाना किया गया। साथ ही हवाई जायजा लेने के लिए आईसीजी डॉर्नियर विमान को घटनाग्रस्त शिप के पास भेजा गया। वहीं खराब मौसम और भारी बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जाने वाले जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का काम कर रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। 2 अलग-अलग तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारी बारिश के कारण पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। भारी बारिश के कारण नेपाल से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वाराणसी में तैनात एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज शर्मा ने बताया कि फिलहाल वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण हालात बिगड़ने से पहले ही सुरक्षा और बचाव दलों ने कमान संभाल ली है और आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। यूपी में बचाव और राहत दल काफी सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी ज़िले हैं, नेपाल से सटे हुए ज़िले, उनमें और पूर्वांचल के सभी ज़िलों में लगभग हर ज़िले में बारिश हुई है। और नेपाल से जुड़ी हुई जो नदियां हैं उनका जलस्तर काफ़ी बढ़ा और कई ज़िलों में पूर्वांचल के बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसका संज्ञान समय रहते लिया गया और समय से पूर्व ही वहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को तैनात किया गया और किसी भी बड़ी आपदा से होने से पहले ही सभी लोगों को वहाँ पर उचित जगह पर विस्थापित जो हुए थे उनको शिफ्ट किया गया और बड़े पैमाने पर राज्य सरकार अपनी तरफ से आपदा राहत का कार्यक्रम चला रही है। और बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई शहर में सुबह तेज बारिश हुई। मुंबई में विले पार्ले पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बारिश के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने एहतियातन नागपुर में सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। वहीं भारी जल भराव से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सड़कों पर गाड़ियां काफी धीमी गति से चल रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हुई बारिश के कारण दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में 2 नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिससे मंगलुरु तालुक में स्थित अद्यपडी गांव में बाढ़ आ गई। दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त एमपी मुल्लई मोहिलान ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अद्यपडी का दौरा किया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से करीब 32 घरों को खाली कराने का भी आदेश दिया। In Dakshin Kannada, for past 2-3 days in the entire Western Ghats and coast, the heavy rain is there, and due to heavy rains in the catchment area of Palguni and Netravati river, the water flow in these rivers is high. This particular area called Adyapadi in Mangalore Taluka. There are 35 houses we have visited, and we have also
implored and we have asked the people here to shift out temporarily so that if the water level rises further, there should not be an emergency. और आइए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें देखते हैं बजट 2024 से जुड़ी हुई। और आइए अब जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या उम्मीदें हैं। छोटे छोटे जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर यदि सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो जिसके कारण जिला अस्पताल में भीड़ भाड़ कम होगी। अभी हम देख रहे हैं कि शासन के पास पर्याप्त इंफ्रा नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको आयुष्मान से जोड़ रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट इंफ्रा को ही इम्प्रूव कर देंगे तो आपको फिर उनकी ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट में आपके पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनका भी आप उपयोग कर सकेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं पीजी करने के लिए, तो यही दिक्कतें आती हैं कि बाहर रहना पड़ता है, और जब बाहर पीजी छात्र रहेगा तो उसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम कॉलेज में हैं तो कभी भी जाके हम इमरजेंसी में काम कर सकते हैं, कभी भी जाके हम ओपीडी में बैठ सकते हैं। बजट जो भी हो, पर्याप्त बजट होना चाहिए जिससे कि इंफ्रा भी हो सके। कि जो योजनाएं शिक्षा को लेकर रही है वो प्रशंसनीय रही है और उन्होंने शिक्षा को लेकर के एक सक्रिय रूप से कार्य किया है। पिछले बजट में सरकार ने जो योजनाएं रखी थी वो भली भांति लोगों को परिचित भी हैं, लोग जान रहे हैं। तो आने वाला बजट है इसमें प्राइमरी स्तर जो बुनियादी शिक्षा है वहाँ से स्तर में सुधार होने की बड़ी संभावना मैं रखता हूँ। प्राइमरी शिक्षा के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल और माध्यमिक विद्यालय में जो नई तकनीक जो विकसित हो रहे हैं उनको लेकर के सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सरकार का सबसे अच्छा कार्य था जो इन्होंने आयुष्मान भारत योजना चलाई, जिसमें 5 लाख रुपए तक के लिए इन्होंने निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करी है। मुझे लगता है कि इसका दायरा धीरे धीरे करके समाज के सभी लोगों को मिलना चाहिए। आने वाले बजट में हमें ऐसा लगता है कि हमारी आयुष्मान योजना जो है इसको और थोड़ा ब्रॉड करना चाहिए, इसमें और भी चीज़ों को लेना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के किसान भी अब लवेंडर की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इस जिले में कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि विभाग ने रामनगर तहसील के इंचा गांव में लगभग 5 लाख लेवेंडर के मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। लेवेंडर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के उधमपुर का कृषि क्षेत्र लेवेंडर की खुशबू बिखेरने के लिए तैयार है। कृषि विभाग ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में तहसील रामनगर के इंचा गांव में 100 कनाल भूमि पर 5 लाख लेवेंडर मदर प्लांट की सफलतापूर्वक खेती की है। यह उधमपुर में पहली बार लेवेंडर की खेती है। यह उधमपुर में लेवेंडर की खेती की पहली पहल है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की संरचना इस सुगंधित पौधे के लिए उपयुक्त मानी गई है। इन मदर प्लांट को किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। लेवेंडर की बड़ी मांग को देखते हुए किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ किसानों की आय में वृद्धि और बंदरों के आतंक से राहत मिलेगी, जिनकी इस क्षेत्र में बड़ी आबादी है, जो अक्सर मक्का जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेवेंडर की खेती को लेकर सरकार भी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है। लेवेंडर को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं के चलते स्थानीय महिला अंजू देवी लेवेंडर की खेती को महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के अवसर के रूप में देखती हैं। रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रफीक अहमद जलाल लेवेंडर खेती के महत्व पर जोर देते हुए कहते हैं कि किसानों के वितरण के लिए 5 लाख पौधे वाली एक नर्सरी तैयार है। रफीक अहमद जलाल किसानों को पारंपरिक फसलों के इस आकर्षक विकल्प को अपनाने और बंदरों के आतंक से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ इतनी अच्छी ये पनीरी लगी हुई है, फूल भी इनको निकल आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के जो मेरी माता बहनें हैं घर में बैठी हैं बेचारी, कोई काम नहीं है उनको, तो वो अपने घरों में ये लगाएं, अपने खेतों में ये लगाएं, तो घर बैठे भी वो सालाना 15-20 हज़ार तक कमा सकती हैं। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है। इन महिलाओं के लिए अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए घर बैठे अपने इनकम का सोर्स से बना सकती हैं। वो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी हाई अल्टीट्यूड पे रहने वाले लोग हैं, किसान हैं, जहाँ पे बर्फ़बारी होती है
वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें और इंचा के पास जो नर्सरी लगी है वहाँ से अपने प्लांट्स लेकर अपने खेतों में लगाकर उगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। उधमपुर की डिप्टी कमिश्नर सलोनी राय ने इस पहल को लेवेंडर के पौधों को बढ़ावा देने वाली बैंगनी क्रांति का हिस्सा बताया। सलोनी राय ने कहा कि 5 लाख और पौधे लगाए जाने की योजना के साथ ही अब उधमपुर एक सुगंधित केंद्र बनने के लिए तैयार है। इस पहल से किसान सशक्त बनेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार का जो पर्पल रेवोल्यूशन का इनिशिएटिव है उसमें उधमपुर ज़िले में भी प्लांटेशन किया जा रहा है लैवेंडर का, जिसमें हमने 100 कनाल ज़मीन आइडेंटिफाई करी है जिसमें हमने लैवेंडर प्लांटेशन किया है। 5 लाख रूट स्टॉक तक प्लांट कर दिए गए हैं और आने वाले सितंबर में हम 5 लाख रूट स्टॉक्स और प्लांट भी करेंगे और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का HADP का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें फार्मर्स को बहुत सारे डोमेन्स में सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, उसमें हम लैवेंडर प्लांटेशन को भी इंक्लूड करेंगे ताकि जो फार्मर्स को इनकम डबल करने का भारत सरकार का विजन है उसको हम अचीव कर पाएँ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। इससे केंद्र सरकार का मकसद स्थानीय सरकार के लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा क्षमता और उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। और राजकोट स्थित इस केंद्र का उद्घाटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि इस केंद्र के जरिए हम कह सकते हैं कि जो स्थानीय सरकार है उस स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी लेखा परीक्षा जो मानक स्टैंडर्ड्स हैं उनको बढ़ावा देता है। और हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो स्थानीय जो प्रशासन और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती है और इससे पारदर्शिता भी आती है और कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर भी इसका बहुत ही अहम प्रभाव पड़ता है। स्थानीय सरकारों में शामिल नीति निर्माताओं, प्रशासकों और लेखा परीक्षकों को एकजुट करने वाला एक सहयोगी मंच के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र का गुरुवार को उद्घाटन किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इस केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि यह केंद्र पूरे देश में जमीनी स्तर पर जवाबदेही और शासन में सुधार के लिए स्थानीय सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों और लेखा परीक्षकों के साथ जुड़ने का एक कारगर मंच साबित होगा। जैसे कि हमने मैं ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लोकल बॉडीज ऑडिट, हम बहुत दिन से हम सोच रहे थे, 2 साल से पहले से हमने ये देखा ग्लोबल लेवल में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का लोकल गवर्नमेंट ऑडिट में बहुत ज़्यादा है नहीं। बहुत सारे देशों में लोकल बॉडीज अपना अपना ऑडिटर रखते हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में CAG का इंस्टीट्यूशन ऑडिट करते हैं। जैसे कि हमने बताया, भारत जैसे इतने बड़े देश में जहां 2.5 लाख पंचायत और 7,000 करीब अर्बन लोकल बॉडीज है, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन तो इतने तादाद में तो कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा ये एक सही जगह है इसीलिए कि हम इस तरह का इंस्टीट्यूशन शुरू करें। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय शासन में अपनी अहम उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्थानीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उस टाइम को याद कर रहा था जब मैं पहली बार सरपंच बना, तो 2 साल तक तो मैं अपने काम को नहीं समझ पाया था, मैं ऑडिटिंग को नहीं समझ पाया था। लेकिन जब ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए वो बहुत सार्थक रहेगा। मेरे पंचायत की ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो मेरे टेन्योर में ये 3रा साल है और 3री ऑडिट मेरी हो चुकी है, तो ये बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी भी है। इस ICL के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम रूट लेवल तक ऑडिट को ले जा रहे हैं, ताकि जो भी फंड है या जो भी कार्य हैं हम जो कर रहे हैं उसमें पैसे का सदुपयोग हो। जो पहल की है CAG ने, ये बहुत अच्छी की है। ये सरपंच और जो सचिव लोग हैं, जो लोकल बॉडीज है, उनको भी ये ट्रेनिंग देना चाहिए कि अगर भय निकल गया आदमी के इसमें तो काम ज्यादा अच्छा होगा और अच्छा तरीके से होगा, और पूरी मालूमात अगर ये इसकी रही ऑडिट की तो वो भी काम अच्छे तरह से करेंगे।
उम्मीद की जानी चाहिए कि ये केंद्र जमीनी स्तर पर जुड़ाव और नागरिक जवाबदेही को बढ़ावा देकर सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर पाने में स्थानीय सरकारों की मदद कर पाएगा। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस केंद्र के जरिए जो एक सपना महात्मा गांधी ने देखा था, स्वराज का सपना, वो साकार हो पाएगा। कैमरामैन रवि मोटवानी के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, राजकोट, गुजरात। और झारखंड में बालू की किल्लत की वजह से आम लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काम ना मिलने के कारण राज्य के मजदूर दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन को मजबूर हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की झारखंड के रांची से ये ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में बालू की भारी किल्लत। झारखंड में ब्लैक में मिल रहा है बालू। बालू की किल्लत के कारण आम लोग घरों में निर्माण कार्य टाल रहे हैं। झारखंड में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। काम न मिलने से मजदूर पलायन करने को हो रहे हैं मजबूर। बालू की किल्लत पर महिलाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। महिलाओं ने घूम घूम कर तराजू से तौलकर 100 रुपए किलो बेचा बालू। बालू के बढ़े हुए दामों से पीएम आवास जैसे मकान बनाने में हो रही है समस्या। बालू की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है, बालू संकट गहराता ही जा रहा है। राज्य सरकार गरीबों को अबुआ आवास देने का वादा कर रही है, लेकिन बालू मिलने की कोई गारंटी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हेमंत सोरेन आदिवासी कल्याण की बात कर रहे हैं। उन्हीं आदिवासियों को, आम जनों को बालू के अवैध उत्खनन से, बालू के बढ़े हुए दामों से पीएम आवास जैसे मकान बनाने में समस्या हो रही है। हालत ये है कि बाल्टी में बालू बेची जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के अखबारों में ही खबरें छप रही है। महिलाओं ने घूम घूम कर 100 रुपया किलो बालू बेचा। ये यहाँ के अखबार में ही मैंने देखा। बालू की हालत ये हो गई है कि गरीब तो प्रधानमंत्री आवास से लेके कहीं कोई काम करवा ही नहीं पा रहा है। आज मध्यम वर्ग की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपना मकान बना सके। तराजू से तौलकर बालू बिक रही है। हेमंत जी को जवाब देना पड़ेगा। इस मामले पर झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड प्रदेश में बालू की लूट हो रही है। वहीं सत्तारूढ़ इंडी गठबंधन की सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम सामने देख रहे हैं गड़बड़ी हो रहा है, तो आवाज़ तो फिर उठाएंगे। जनता की आवाज़ को हम मजबूती देंगे, क्योंकि आज इस प्रदेश में अगर आप देखें भ्रष्टाचार हर स्तर पर, लूट भी जिस प्रकार से इलीगल तरीके से, चाहे बालू की लूट हो, चाहे पत्थर की हो, कोयला की हो, लोहा की हो, यहाँ तक कि जमीन की भी लूट हो रही है। झारखंड में बालू की किल्लत के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और सिर्फ रांची जिले में 2 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। झारखंड राज्य में लोग बालू की किल्लत से परेशान हैं, जिसकी वजह से लोगों को अनोखा प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आम लोग बालू को तराजू में तौलकर बेच रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड। सबसे अधिक समय तक विरासत और परिवारवाद की राजनीति गांधी परिवार की मानी जाती है। उसके बाद अन्य परिवार राजनीति में इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हर राज्य में जिस परिवार का कोई बड़ा नेता है, वहां उस परिवार के बाकी सदस्यों को विरासत में राजनीति मिल जाती है। परिवारवाद के चलते योग्य व्यक्तियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। कर्मठ कार्यकर्ता दरी बिछाते रह जाते हैं। परिवारवाद के चलते सच्चे लोकतंत्र में बाधा पहुंचती है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को जल्द ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन अपने बेटे और राज्य के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि को जल्दी ही उप मुख्यमंत्री पद पर प्रोन्नत कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्टालिन के 22 अगस्त को अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले
उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब स्टालिन के पिता एम करुणानिधि मुख्यमंत्री थे तो वर्ष 2009 में स्टालिन को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्टालिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़े नेता के रूप में उभरे। डीएमके सूत्रों ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उदयनिधि पार्टी का चेहरा हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की तैयारी थी, लेकिन कल्लाकुरिची शराब घटना के कारण द्रमुक एवं स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना टाल दी थी। उदयनिधि सनातन धर्म के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। उदयनिधि के उप मुख्यमंत्री बनाने की खबर के बाद एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा तेजी से तूल पकड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आजादी के बाद देश को जिन वजहों से सर्वाधिक नुकसान हुआ उनमें परिवारवाद की राजनीति भी रही है। राजनीति में वंशवाद की बुनियाद सबसे पहले कांग्रेस नेता और देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। कांग्रेस में पंडित नेहरू से शुरू हुई वंशवाद की परंपरा इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से होते हुए अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच चुकी है। मुलायम सिंह के परिवार को यूपी ही नहीं देश में सबसे बड़े सियासी कुनबे के रूप में जाना जाता है। मुलायम परिवार के 25 से भी ज्यादा लोग राजनीति में सक्रिय हैं। मुलायम ने सिर्फ अपने बेटे, भाई, भतीजे, बहुएं, पोते सभी को राजनीति में आगे बढ़ाया। सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वालों में शिवपाल सिंह यादव का नाम आता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में परिवारवाद का खूब बोलबाला रहा है। जब कभी भी कश्मीर की राजनीति का जिक्र किया जाएगा तो उसमें अब्दुल्ला परिवार का नाम जरूर शामिल होगा। ब्रिटेन में जन्मे उमर अब्दुल्ला को राजनीति विरासत में मिली है। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रहे। आरजेडी में परिवारवाद और वंशवाद की परंपरा की लंबी फहरिस्त है। लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, लालू यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी, तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा और दामाद शैलेश तक देखने को मिलते हैं। झारखंड में राजनीति में परिवारवाद में शिबू सोरेन परिवार सबसे आगे है। झारखंड राज्य के गठन के बाद शिबू 3 बार सूबे की सत्ता के शीर्ष पर रहे। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन भी 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और ठाकरे परिवार परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। परिवार के सदस्य अजित पवार भी राजनीति में आ चुके थे। शरद पवार के बाद अजित को ही एनसीपी प्रमुख पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता था। महाराष्ट्र की सियासत बिना ठाकरे परिवार के पूरी नहीं होती। बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथों में है और शिवसेना के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी सक्रिय राजनीति में हैं। बाला साहेब के पोते आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। भारतीय राजनीति से वंशवाद का अंत होता नहीं दिख रहा। साल 1962 के बाद से लेकर वंशवाद जारी है और इसके अभी खत्म होने की संभावना भी नहीं दिख रही। ये देखने में आया है कि जिस परिवार से कोई एक बड़ा नेता हो गया वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसी में खींच लेता है, जिसके कारण राजनीति को वंशवाद और परिवारवाद से निजात नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।